जीके में पहला टॉपिक हमारा होगा भारत की जनगणना। ठीक है, क्योंकि जनगणना के भी सवाल पूछे जाते हैं वन लाइनर करके। यहाँ पे किसी राज्य की जनगणना तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ भारत की जनगणना के सवाल करेंगे। ठीक है, भारत की जनगणना के क्वेश्चन करने हमें। तो पहला हमारा टॉपिक है इसमें भारत की जनगणना। भारत की जनगणना। भारत की जनगणना। अब यहाँ से वन लाइनर सवाल बनाएंगे हम। ठीक है, पहले तो भारत की जनगणना 2011 है। भारत की जनगणना 2011 है। अब देखो क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर। एक सवाल पूछा जाएगा कि ये जो 2011 की जनगणना हुई थी, अब 2011 से 21 में होनी चाहिए थी लेकिन वो आंकड़े नहीं आए, इसलिए 11 के आंकड़े आ रहे हैं। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? ठीक है, तो पहला सवाल क्या बनेगा, 2011 की जनगणना भारत की पंद्रहवीं जनगणना थी। दो 2011 की जो जनगणना थी वो भारत में कौन से नंबर की जनगणना थी भैया? 15वीं जनगणना थी। तो ये नंबर ज़रूर याद रखें, 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो वो थी 15वीं जनगणना। एक सवाल और आता है कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आज़ाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। तो अगर 1951 में पहली जनगणना हुई, 1951 में पहली 10 साल के अंतराल पर होती है बेटा, तो 1961 में दूसरी, 1971 में तीसरी, 1981 में चौथी, 1991 में पांचवी, 1991 के बाद में 2001 में छठी, और 2011 की कौन से नंबर की होगी बताओ? तो फिर ये 2011 की जो जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये भी आप जरूर याद रखें। और टोटल में 15वीं है ना। तो ऐसे लिखेंगे 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सा नंबर आया था? 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 7वें नंबर की जनगणना थी आज़ाद भारत की। अभी मैंने बताया था कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। अभी बताएंगे रिकॉर्डेड उन सब चीज़ों को जो रिकॉर्ड बने हैं। फिलहाल 2011 की जनगणना के बारे में हम बात कर रहे थे। अब सवाल यह है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, इस जनगणना में जो जनगणना आयुक्त बनाए गए थे, जिनको महापंजीयक जनगणना आयुक्त या रजिस्ट्रार कहा गया, उनका नाम क्या था?
तो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त 2011 की जनगणना के आयुक्त, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन बने थे? उनका नाम है सी चंद्रमौली। ये नाम कई बार आ गया पेपर में। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम था सी चंद्रमौली, जिनके अंडर में 2011 की जनगणना कराई गई। इनके अंडर में हुई थी 2011 की जनगणना। ठीक है, जनगणना के सबसे बड़े अधिकारी सी चंद्रमौली थे जब 2011 की जनगणना हुई थी। तो इस सबसे बड़े कौन थे? अधिकारी थे, इनके अंडर में ये जनगणना का काम हुआ था। ठीक है, अब सवाल एक और आता है, 2011 की जनगणना का नारा, ये जो 2011 की जनगणना हुई थी, इस जनगणना का नारा क्या था? ठीक है, आता सवाल जीडी में ऐसे सवाल तो आएंगे वन लाइनर। ठीक है, तो 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जीडी में इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? 2011 की जनगणना का शुभंकर, शुभंकर मतलब जो एक लोगो बनाया गया था, तो 2011 की जनगणना का लोगो क्या था? शुभंकर क्या था? तो शुभंकर बनाया गया था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। दो 2011 की जनगणना का शुभंकर किसको बनाया गया था? तो एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या थी, वो विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो कितने परसेंट है भारत की आबादी पूरे वर्ल्ड की आबादी का? तो वो है 17.5%। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है। देखो, इस बात का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। पहले तो भारत की जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की आबादी का कितना है? अगर मान लो मैं एक मोटा सा हिसाब लगा लूं कि पूरी दुनिया में अगर 100 लोग रहते हैं, ठीक है, तो 100 लोगों में से 17.5 लोग हमारे
भारत में रहते हैं जी। अब 17.5 लोग तो हो नहीं सकते, या तो 18 होंगे 17 होंगे। तो अगर मैं एक जीरो बढ़ा कर ये बता दूं कि अगर पूरी दुनिया में 1000 लोग रहते हैं तो 1000 लोगों में से 175 लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। 175 व्यक्ति भारत में रहते हैं 1000 में से, और 1000 में से 175 व्यक्ति एक ही देश में रहना, एक ही जगह पर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? आपको याद ये रखना है यहाँ से कि भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का कितने % है? 17.5%। बिल्कुल जी। देखो जीडी में चूँकि जब वन लाइनर सवाल बनेंगे तो वन लाइनर आपको याद रखने पड़ेंगे। भारत की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% है। अच्छा बताओ, 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन किसको बनाया गया था? तो प्रगणक शिक्षिका शुभंकर के रूप में इस्तेमाल हुआ 2011 की जनगणना में। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा। 2011 की जो जनगणना थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं। और बेटा 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 15वें नंबर की जनगणना थी। क्लियर होगी बात? एक बार चीज़ों को और रिवीजन में लेकर आते हैं। देखो, भारत की जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की जनसंख्या का कितने % है? 17.5%। दूसरा सवाल ये है कि जो भारत की जनगणना कराई गई थी 2011 में, उसका शुभंकर किसको बनाया गया था? प्रगणक शिक्षिका, वो उसका लोगो था। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जो जनगणना कराई गई थी उस जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए थे? सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना भारत की कुल कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं। ठीक है, अब जनगणना के कुछ पुराने सवाल देखते हैं। वो हैं, देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। जनगणना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जनगणना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे एक सवाल आएगा कि बताओ भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में या भारत की प्रथम जनगणना तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी भैया? 1800। अगर ऑप्शन में 72 ना हो तो 71 भी आप लगा सकते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। और जिस समय जनगणना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्या नाम था उनका? लॉर्ड मेयो। तो भारत का पहला वायसराय जिसने भारत में जनगणना कराई, नाम उसका? भारत का पहला वायसराय जिसने भारत में जनगणना कराई उसका नाम क्या था भैया? लॉर्ड मेयो। करेक्ट। चलिए दूसरा सवाल याद रखें। भारत में नियमित को हम कहते हैं भैया 10 वर्षीय
नियमित या 10 वर्षीय जनगणना। भारत में नियमित या 10 वर्षीय जनगणना कब कराई गई थी भैया? 1881 में, करेक्ट। और 1881 में वायसराय कौन था? भारत का वायसराय जिसने 10 वर्षीय जनगणना कराई थी, तो वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। ये 10 वर्षीय का मतलब समझ में आ गया ना, कि तब से लेकर अब तक लगभग हर 10 साल के अंतराल पर भारत की जनगणना कराई जाती रही है। तो इसे कहते हैं हम नियमित जनगणना या 10 वर्षीय जनगणना। ठीक। एक और सवाल देखो जो इस तरह से मालूम किया जा सकता है। एक सवाल आता है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ग्रेट डिवाइड ईयर। भारत या भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर किसको माना जाता है बेटा? तो 1914 से, देखिए 1911 से 1921 का दशक। अब इसमें कभी कभी ना एक ऑप्शन आता, ये तो पूरा डिकेट है, ये तो 10 साल हो गए, ये तो दशक है। वो सवाल ये कहता है कि बताओ इनमें से किस वर्ष को भारत का या जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन 1911, बी ऑप्शन 1921, सी ऑप्शन 1931, डी ऑप्शन 1941। बताओ किसको मानेंगे? अब देखो 21 आंसर क्यों लगा रहे हैं, हालांकि ऑप्शन में 11 भी है। 1911 से है ना आबादी घटनी शुरू हुई और ये कहाँ तक देखी गई? 1921 में उसका प्रभाव, जब अगली कैलकुलेशन हमने कराई, अगली जनगणना कराई, तो उसके नतीजे वहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दिए। करेक्ट। अब सवाल ये है इसे महाविभाजक वर्ष क्यों कहते हैं? देखिए, तो इस समय क्या हुआ था, जनसंख्या में वृद्धि दर हमेशा प्लस में होती है, लेकिन यहाँ वृद्धि दर माइनस में देखी गई थी। तो इस दशक में क्या हुआ? देखिए भैया, जनसंख्या में वृद्धि दर ऋणात्मक रही। देखो, ऋणात्मक वृद्धि दर रहने का मतलब क्या हो गया कि वृद्धि दर पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो गई। अब सुनो मेरी बात, देखो एक ऐसा उदाहरण मान के चलो, एक गांव है जिसमें 100 आदमी रहते हैं। आज मेल और फीमेल मिलाकर किसी गांव में कितने आदमी रहते हैं? 100। ठीक है, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर आज 100 आदमी हैं, आज 100 आदमी हैं, तो 10 साल बाद इसी गांव में अगर व्यक्ति मान लो 110 हो गए, तो फिर 10% बढ़े या नहीं बढ़े? क्यों भाई? अगर 10 साल बाद कितने व्यक्ति हो गए? 110 हो गए, तो 10% बढ़ी आबादी या नहीं बढ़ी? लेकिन अगर वो आबादी 110 की बजाय अगर वो आबादी 97 रह जा, तो 10 साल में क्या देखा गया?
10 वर्ष में क्या देखा गया, आबादी 3% घटी या नहीं घटी, आबादी 3% घटी। अब सवाल ये निकल कर आता है कि ये जो कह रहे हैं ना जनसंख्या में वृद्धि दर कैसी बनी भैया। अब सवाल ये है कि वृद्धि दर किसी भी गांव की, कस्बे की, देश की कब कब माइनस में हो सकती है। भाई अगर किसी गांव की वृद्धि दर निगेटिव अगर हो रही है तो उसका एक कारण हो सकता है कि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज़्यादा हो। बोलो भाई, मान लो कि 10 सालों में 20 बच्चों का जन्म हुआ लेकिन 30 लोगों की डेथ हो गई, तो बताओ उस गांव की आबादी निगेटिव में होगी या नहीं होगी। तो एक तो कारण ये हो सकता है किसी भी देश की आबादी का ऋणात्मक होने का, जब जन्म दर कम और मृत्यु दर ज़्यादा हो। करेक्ट। अच्छा, किसी भी गांव की आबादी अगर निगेटिव हो रही है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग पलायन करके चले गए हों, गांव छोड़ के चले गए हों। जैसे कभी कभी तुमने बुजुर्गों के मुंह ऐसी बात सुनी होगी, वो बताते हैं कि बेटा हम इस गांव के रहने वाले ना हैं, हम तो उस गांव में रहते थे हमारे दादा। तो मैंने कि तुम यहाँ क्यों आ गए? बोले उस गांव में हैजा फैल गया था। तो जब कोई बीमारी फैलती थी और उस समय बचाव नहीं होता था तो लोग गांव छोड़ के चले जाते थे। तो उस गांव की आबादी 10 साल बाद कैसी दिखाई देगी, कम या ज़्यादा है? कम दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे ये कह रहे हैं कि भैया ये बताना है हमें कि अगर इन 10 सालों में आबादी घटी तो घटने का कारण क्या था। आबादी घटने का क्या कारण था? जनसंख्या ऋणात्मक रही, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, इसका कारण क्या है? देखो जीडी में ऐसे सवाल तर्क वाले पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और आप सब जानते हैं कि पहला वर्ल्ड वार जब हुआ था तो वो वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में और चला था 1918 तक। तो एक बात बताओ, जब युद्ध होता है तो उसमें लोगों की डेथ होती है नहीं होती? बोलो, लोगों की डेथ होती है। अब देखो मैं एक बात बताऊं, युद्ध की भी अगर मैं आपसे बात बताऊं तो आप देखोगे कि जो युद्ध है, युद्ध के अंदर जो मृत्यु होती है, जो लोग मरते हैं वो 2 प्रकार से मरते हैं। एक मरते हैं प्रत्यक्ष और एक लोग मरते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मरने वालों के मुकाबले अप्रत्यक्ष मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब देखो 2 देश आमने सामने हैं, हिसाब लगाना, 2 देश क्या है? आमने सामने है। तो आमने सामने देश होंगे या सेनाएं? तो सेनाएं लड़ेंगी, तो दोनों तरफ से सेना के जवान जो हैं वो शहीद होंगे। ठीक है, लेकिन जब युद्ध चलता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब युद्ध चलता है 2 देशों के बीच में तो संचार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो फेल हो जाती है। बताओ, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है जी। जैसे अगर मान लो एक देश का दूसरे देश के साथ में युद्ध चल रहा हो तो वो देश क्या आयात तो निर्यात करता उस समय? अरे युद्ध में क्या वो अपना माल बाहर भेजता है? बाहर से माल मंगवा सकता है? नहीं मंगवाता ना। तो कहीं ना कहीं पूर्ति जो है वस्तुओं की, खाद्यान्न की, कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना, हो जाती। तो कुछ लोग खाने की वजह से मरते हैं, कुछ लोग मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती उसकी वजह से मरते हैं, कुछ लोग अन्य तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। कुल मिला के कहा जाए तो एक युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से जो मरने वाले लोग होते हैं उनके मुकाबले कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ये इस वर्ल्ड वार में देखा गया। पहली बार दुनिया के सामने वर्ल्ड वार हुआ, तमाम देश एक तरफ, कुछ देश एक तरफ, और उन सभी देशों में आमने सामने की लड़ाई हुई और उस आमने सामने की लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ सेना के रूप में मारे गए और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मारे गए। इससे दुनिया की आबादी बढ़ी नहीं, कम हो गई। और युद्ध में, अक्सर युद्ध में जब मारकाट होती है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी को आप देखो,
पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था उस ज़माने में। तो उस ज़माने में जो भी लोग रहते वहाँ होंगे सब नष्ट हो गए, नहीं हो गए हैं? कितने सारे लोग मारे गए होंगे, कितने बीमार पड़ गए होंगे जो बाद में मरे होंगे। तो प्रभाव तो युद्ध का ही रहा ना। तो एक तो ये याद रखें। इसी प्रकार से बताया जाता है कि देखिए, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष इसलिए बोला गया इसको क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी, और घटने का एक कारण था वर्ल्ड वार का होना। दूसरा कह रहे हैं उसी समय पर एक बीमारी चली थी, प्लेग महामारी। ये जो प्लेग महामारी है ना, प्लेग की बीमारी को कहते हैं काली मौत। क्या कहते हैं? काली मौत। और आपने नाम भी सुना होगा कि प्लेग जो बीमारी है वो चूहे के पिस्सुओं से फैलती है। किससे? चूहा होता है ना, चूहा, रैट, उसमें ना जू की तरह छोटे छोटे पिस्सू होते हैं, उनकी वजह से प्लेग होती है। ठीक है, तो इसे काली मौत बताया गया था। और आप समझ रहे हैं ना, ये महामारी भी पता कहाँ से चली थी? ये महामारी भी चाइना से चली थी, चीन से, प्लेग। और पहली बार क्वारंटाइन शब्द जो आया था, अब आया था ना, लॉकडाउन जब लगा था तो लोगों ने कहा कि वो सब क्वारंटाइन कर दिया। हमें तो पता ही नहीं चला क्वारंटाइन क्या हो गया है, लेकिन कोविड ने बता दिया कि क्वारंटाइन ऐसा हो गया है। होता नहीं होता? तो पहली बार क्वारंटाइन किया गया लोगों को। ठीक है, प्लेग महामारी में चाइना से बीमारी फैली, पूरी दुनिया को इसने अपने कब्जे में ले लिया धीरे धीरे करके। ठीक है, कोविड-19 में डेथ रेशियो ज़्यादा नहीं था, मरने वालों का प्रतिशत ज़्यादा नहीं था, इसलिए लोग जल्दी उबर गए। ठीक है, और अगर डेथ रेशियो ज़्यादा होता कोविड-19 का, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी कोविड का शिकार हो जाती। ठीक है, और अब देखो, अब मेडिकल साइंस कितना डेवलप है? उस ज़माने में क्या इतना मेडिकल साइंस डेवलप होगा? तो लगा लो, जब मेडिकल साइंस में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा तो कितने लोग मरे होंगे। कहते हैं उस ज़माने में करोड़ों लोगों को प्लेग खा गया था, करोड़ों लोगों को प्लेग महामारी ले गई थी। प्लेग महामारी बहुत बड़े समय तक तो पता ही नहीं चला कि लोग मर क्यों रहे हैं, बीमार क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखो, यहाँ जनसंख्या जो थी 1911 से 21 तक का दशक जो है, इसमें जनसंख्या निगेटिव रही, और निगेटिव रहने के दो कारण थे, एक वर्ल्ड वार पहला और दूसरा प्लेग महामारी। करेक्ट। इस समय क्या हम आज़ाद हो गए थे? आज़ाद नहीं हुए थे। 1911-21 के आसपास की बात करें तो इस दौरान भारत में गांधी का असहयोग आंदोलन चल लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चल लिया था उस समय गांधी का। देखो भैया, एक सवाल और आता है। सवाल ये आता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, आज़ाद भारत की पहली जनगणना। अच्छा, बच्चे जो है ना वो कुछ सोचते विचारते तो है नहीं, एकदम आंसर लगा देते हैं। पूछा गया कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन आ 1947, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1950, डी ऑप्शन 1951। तो एक बच्चे ने तो यही आंसर लगा दिया 1947। तो क्या आज़ाद भारत की पहली जनगणना थी? देखो, जनगणना 10 साल के अंतराल पर होती है। जनगणना जब 10 साल के अंतराल पर होती है तो पहली जनगणना 1981 में हुई थी, 10 वर्षीय। उसके बाद लगातार 10 साल के अंतराल पर हुई। तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 की थी। और आज़ादी से पूर्व की जनगणना बताओ, आज़ादी से तुरंत पहले की जनगणना, वो जनगणना थी 1941 की। 1941 की जनगणना
आज़ादी से पहले की जनगणना है और आज़ादी के बाद की जनगणना 1951, याद रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में, ये याद रखना जरूरी है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल और आता है, वो सवाल इस तरीके से पूछा जाता भैया कि भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत जनगणना, भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत जनगणना, भारत की पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना हुई थी बेटा 2001 में। 2011 से पहले 2001 में जनगणना हुई और ये भारत की पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। भारत की पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना थी कौन सी? 2001 की जनगणना। इसका मतलब इस जनगणना में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसे रिवीजन कर लें एक बार। देखो, बिना देखे रिवीजन करना, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को याद आ रही हों उतनी बेटर है। भारत की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5%। दूसरा सवाल यह है कि 2011 की जब जनगणना कराई गई थी तो उसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। तीसरा सवाल यह है कि जब 2011 की जनगणना कराई गई तो उसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चौथा सवाल यह है कि जब 2011 की जनगणना कराई गई तो जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। पांचवा सवाल यह है कि 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 7वीं। और 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। अगला सवाल यह है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसने कराई थी? वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। भारत में 10 वर्षीय या नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और उस समय जनगणना उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अच्छा बताओ, जो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष है वो कब से कब तक का समय है? 1911 से 21 तक। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ पूरी दुनिया में? जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही? ऋणात्मक रही। ऋणात्मक जनसंख्या रहने के कारण 2 थे, कौन कौन से बताओ? एक प्लेग महामारी और दूसरा प्रथम विश्व युद्ध। तो बताओ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1900। अच्छा, प्लेग बीमारी को, महामारी को और क्या कहते हैं? किससे फैली थी ये? चूहे के पिस्सुओं से। कभी कभी पूछ लेते हैं कि चूहे के पिस्सू से होने वाली बीमारी कौन सी थी? प्लेग। करेक्ट। बताओ, भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। अच्छा, भारत की पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई? 2001 में। करेक्ट। अब चलते हैं बेटा, देखो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, हाथों हाथ चीज़ों को याद करना। जैसा अब आप याद कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको लगभग 1 लाइनर जो एक अच्छा डाटा है वो सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। और याद रखें, एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ामों में जो सवाल आते हैं वो समथिंग कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए देखो भैया, एक सवाल है, अब आता है 2011
की जनगणना के आंकड़े। की जनगणना के आंकड़े। दो 2011 की जनगणना के आंकड़े। देखो आंकड़ों में हम लोग क्या क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ आंकड़ों के लिए इम्पोर्टेंट होती है जो हमें याद रखनी होगी आंकड़ों के मामले में। आंकड़े जब भी आप पढ़ेंगे जनसंख्या के तो पहले तो पढ़ें, एक आंकड़ा आता है कुल जनसंख्या। ये वाला आंकड़ा इम्पोर्टेंट होता बेटा। एक आता है हाँ कुल जनसंख्या में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। ये मैं बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। एक आएगा जनसंख्या के मामले में राज्य, जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला, ठीक है। एक आंकड़ा हमें याद रखना पड़ेगा जनसंख्या घनत्व का। एक आंकड़ा आएगा साक्षरता का और एक आंकड़ा हम पढ़ेंगे लिंगानुपात का। बस ये आंकड़े हमें पढ़ने हैं। कितने हैं? 5-6 बस, 3 और 3 6 बातें पढ़नी है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। बाकी और बीच में जो स्टेट आएंगे वो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो सबसे पहली हम अगर बात करें इन आंकड़ों में तो हम ये देखेंगे कि जो भारत की जनसंख्या 2001 में थी वो कितनी थी। देखिए 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपने एक आंसर सुना होगा, कहीं कहीं ये लिखा हुआ होगा 121 करोड़। सुना? अब सुनते रहना, समझने वाली बात है भैया। देखो हर बात को रटना थोड़ी ना है। सवाल ये है कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितने करोड़ थी? 121 करोड़ थी, करेक्ट। लेकिन अब वो पूछता है कि कितने अरब थी, कितने अरब थी। तो अगर करोड़ों में पूछेगा तो 121 करोड़, और अगर वो करोड़ में नहीं पूछता है और वो आपसे अरब में पूछता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा बेटा 1.21 अरब। बताओ 100 करोड़ का 1 अरब होता नहीं होता? या कोई हमसे पूछेगा भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो हम उसे ये बता दें 121 अरब थी। 121 अरब तो पूरी दुनिया की आबादी ना, पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है। कितनी? पर हम कहें हमारे देश की आबादी 121 अरब है तो गलत ना हो जाएगा। तो याद रखो कितने करोड़ थी जनसंख्या, तो 121 पूछेंगे। और कितने अरब थी? 1.21 अरब। लेकिन एक सवाल आता है, वो सवाल ऐसा नहीं आता। सवाल में वो हमसे ये पूछ रहा है आजकल कि भैया भारत की जो जनसंख्या थी वो कितने मिलियन थी। अब देखो उसने हमें चक्कर में डाल दिया, ना करोड़ बूझा ना अरब बूझा, बल्कि वो तो ये मालूम करने लगा कि कितने बिलियन, मिलियन थी, मिलियन। तो सुनो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखिए 1 मिलियन जो होता है ना, याद रखना 1 मिलियन इजिकल टू होता 10 लाख। कितने के? तो 10 लाख को ऐसे लिख दो ना, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख।
हो गए पूरे। देखो दोबारा पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और करेक्ट हो गए ना। तो ये या तो इसे कह दो ऐसा लिख दो 10 लाख, या लिख दो 10 और लाख, बात एक ही है ना। अब सुनो, हमारे भारत की आबादी थी 121 करोड़, तो इस 121 को करोड़ लिख दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। हो गई। 121 की 1 करोड़ से गुणा कर दोगे तो करोड़ बन जाएंगे। अब उसे 10 लाख से भाग कर दो, कितने से? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अगर इस 10 लाख से उस संख्या को भाग कर दोगे 121 करोड़ को, तो मिलियन बन जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 121 की 10 में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 1210 मिलियन। याद रखना, भारत की आबादी कितने करोड़ है? भारत की आबादी कितने करोड़ थी 2011 में? करोड़ में बताओ, करोड़ में। तो कहोगे करोड़ में, तो कहोगे भैया 121 करोड़। कितने अरब थी? 1.21 अरब। और कितने मिलियन थी? तो 1210 मिलियन। जैसा वो कहेगा जवाब आपको वैसा ही देना है। अब वो कह रही है मिलियन को, तो मिलियन वाला बता दो भैया। वो कह रहा है करोड़ को, तो करोड़ वाला बता दो। वो कह रही है अरब को, तो अरब वाला बता दो। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी बोला है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ तो मैंने नोट करके लिख दिया, नोट कर लिया मैंने। नोट करके मैंने बताया कि देखिए विश्व की जो जनसंख्या है, पूरी दुनिया की आबादी इस समय 8 अरब है। कितनी है? अब बताओ ये 8 अरब जो है ये कितने मिलियन के बराबर है, या कितने करोड़ के बराबर है? 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं ना होते? तो जब बेटा 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं तो पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ हुई या नहीं हुई? बोलो, पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ हुई। उस 800 करोड़ में 121 करोड़ हम हैं, 1.25 करोड़ हम हैं 2001 में। ठीक है। अब कितने मिलियन है बताओ? ये 800 करोड़ है, तो वो कह रही है मिलियन में बताओ। तो मिलियन में बताना है तो ये जो लिखा हुआ है ना भाई 800 गुणा 1 करोड़, उसे 10 लाख से भाग दे दो। क्यों भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 6 जीरो से 2 4 6 कितना हो जाएगा बताइयो? 8000 मिलियन। तो 800 तो करोड़ है, मिलियन में कितनी आबादी हो जाएगी? 8000 मिलियन। अब ये मत समझना कि तुम्हें कैलकुलेशन करके उसे बतानी है। वो कहेगा कि बताओ पूरी दुनिया की आबादी कितने मिलियन है, तो क्या कहोगे? 8000 मिलियन। कितने करोड़ है? 800 करोड़। कितने अरब है? 8 अरब। भारत की आबादी कितने मिलियन है? 1210 मिलियन। कितने करोड़ है और कितने अरब है? 1.21 अरब। करेक्ट। ये आंकड़े अपने दिमाग में बिठा लेने। मिलियन वाला जरूर आप देख लेना, हो सकता है इस बार आपको मिलियन का आंकड़ा वो पूछ ले, वर्ल्ड का या भारत का। ठीक है, चलो बाकी कल देखते हैं।